नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जुलाई 2024 में जो एचपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। एचपी टेट में जो हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमारे पास सोशल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। यदि किसी को हमारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास एचपी टेट में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान की कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है, या क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। ए उच्चतम न्यायालय, बी मौलिक कर्तव्य, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रस्तावना। जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है तो उसको भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जो हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भारतीय संविधान की कुंजी में और भारतीय संविधान की आत्मा में। यदि भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि पूछा जाएगा भारतीय संविधान की कुंजी तो उसका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। ठीक है। और जो भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ये पूछा जाता है कि ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये हमारे पास आर्टिकल 32 में दिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? तो ये भारतीय संविधान में 1976 को जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976 को जोड़े गए। और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए? तो ये 42 अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया था। और जो मौलिक कर्तव्य है ये किस आर्टिकल में है? तो ये हमारे पास आर्टिकल 51A में है। किस में है? आर्टिकल 51A में है। और जो मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमारे पास रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और जो उच्चतम न्यायालय है ये किस आर्टिकल में आता है? तो हमारे पास जो उच्चतम न्यायालय है ये आर्टिकल 124 में आता है। किस में आता है? 124 में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस पार्ट को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ए पार्ट 2, बी पार्ट 3, सी पार्ट 4, डी पार्ट 5। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी पार्ट 3। जो पार्ट 3 है वो कौन सा पार्ट है? वो हमारे पास आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और जिसमें हमारे पास जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो आर्टिकल जो हमारे पास पार्ट 3 है उसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं और उसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट किस में दिए गए हैं? पार्ट 3 में दिए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं। और इसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो जो पहली बार मैग्ना कार्टा आया था ये कहाँ पे आया था? ये 1215 में ब्रिटेन में राजा के सामने रखा गया था, जिसमें वहाँ के ब्रिटेन के लोगों के कुछ राइटों की बात की गई थी। जो हमारे पास जो राइट लिखित में होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए जो पार्ट 3 है, क्योंकि इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, इसलिए इसको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योंकि इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे पास यहाँ पर रिटन में दिए गए हैं। जो हमारे पास मैग्ना कार्टा शब्द है ये कहाँ का है? ये ब्रिटेन का है। और वहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था और लोगों ने अपने जो राइट थे वह राजा के सामने 1215 में रिटन में लिख के वहाँ पर दिए गए थे, जिसके कारण इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच में कौन सा पठार है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये वाला क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है कि जो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला है ये किस किस के बीच में है। और जो हमारे पास अरावली है ये हमारे पास कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और जो विंध्याचल है हमारे पास ये कहाँ पर है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा प्लेट्यू है? ए मारवाड़ का, बी छोटा नागपुर का, बी मालवा का, सी दक्कन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी मालवा का। जो मालवा का प्लेटू है वो राजस्थान और एमपी के बीच में जो अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला है उसके बीच में स्थित है। और जो हमारे पास मारवाड़ का प्लेटू है ये कहाँ पर है? ये हमारे पास जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये बिल्कुल उसके साथ में है। परंतु यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में है वो कौन सा है? वो मालाबार का प्लेटू है। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो गलती कर देते हैं, वो यहाँ पर मारवाड़ भी कर देते हैं, लेकिन मारवाड़ नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि मारवाड़ का प्लेटू कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। और छोटा नागपुर का प्लेटू कहाँ पर है? तो छोटे नागपुर का प्लेटू हमारे पास झारखंड में है। और मालवा का प्लेटू राजस्थान और एमपी के बीच में है। और जो डक्कन प्लेटू है ये कहाँ पर है? ये हमारे पास महाराष्ट्र कर्नाटका में स्थित है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो प्लेटू से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लेटू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास जैसे मारवाड़ का प्लेटू है राजस्थान में है, फिर उसके बाद हमारे पास मालवा का प्लेटू है जो राजस्थान और एमपी के बीच में है। उसके बाद हमारे पास बुंदेलखंड का प्लेटू है जो हमारे पास कहाँ पे आता है? वो उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के साथ लगता हुआ आता है। और आगे बघेलखंड आता है। बघेलखंड का प्लेटू हमारे पास कहाँ पर है? वो हमारे पास छत्तीसगढ़ में है। और छोटा नागपुर का प्लेटू कहाँ पर है? वो झारखंड में है। और बिहार में कौन सा प्लेटू है? बिहार में हमारे पास हजारीपुर प्लेटू है। तो ये हमारे पास जो प्लेटू है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है, हु इज नोन एज द लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेटकाफ, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी लॉर्ड मेटकाफ। जो लॉर्ड मेटकाफ है इनको हमारे पास क्या कहा जाता है? इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इनके समय में ही वर्नाकुलर एक्ट आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाकुलर एक्ट किसके टाइम में आया था? ये लॉर्ड मेटकाफ के टाइम में आया था। ये भारत के गवर्नर जनरल कब थे? ये भारत के गवर्नर जनरल 1835-36 में थे। और उसी समय हमारे पास कौन सा एक्ट आया था? वर्नाकुलर एक्ट आया था जो प्रेस के लिए आज़ादी से लिखने के लिए था। लेकिन जो लॉर्ड मेटकाफ थे इन्होंने उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? जो हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वह किसका उप अध्यक्ष होता है या पदेन अध्यक्ष होता है? ए वित्त आयोग, बी चुनाव आयोग, सी राज्यसभा, डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी राज्यसभा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ये हमारे पास राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और जो राज्यसभा है राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राज्यसभा किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 80 में इसका वर्णन किया गया है। और 79 में हमारे पास पार्लियामेंट का वर्णन किया गया है। और 81 में हमारे पास लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो ये तीनों के जो आर्टिकल है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो हमारे पास जगदीप धनखड़ है, क्योंकि वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बगुलियार को संदर्भित करता है? जो बगुलियार है ये जो हमारे पास टर्म है ये किसको रेफर करता है? ए केरल के तटीय क्षेत्र को, बी अरावली का पहाड़ी क्षेत्र, सी ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, डी विशाल मैदानी खेती वाला क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऊंचे पहाड़ों में स्थित
घास के मैदान, ऊंचे पहाड़ों में जो घास के मैदान स्थित है उनको क्या कहा जाता है? उनको बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पास एचपी टेट है उसके लिए हिमाचल प्रदेश के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी पूछा जाता है, तो मैंने अपने चैनल पे उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? जो हमारे पास मनी बिल है, तो मनी बिल कौन उसको अनुमति देता है, कि कौन उसको देखता है कि ये मनी बिल है कि नहीं है, जो धन विधेयक है कि नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही देखता है कि जो धन विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए धन विधेयक हमेशा कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। और जो मनी बिल होता है उसको कौन देखता है कि ये मनी बिल है या नहीं है? तो इसको जो देखता है वो लोकसभा का अध्यक्ष देखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। जो समवर्ती सूची का जो विचार है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समवर्ती सूची को आप देखते हैं, 3 तरह की लिस्टें आती है, जिसमें हमारे पास केंद्रीय सूची आती है, राज्य सूची आती है और समवर्ती सूची आती है। तो समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया है। और जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो जर्मनी है, तो जर्मनी से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया है? तो जर्मनी से जो आपातकाल होता है, जो इमरजेंसी होती है, वो लिया गया है, आपातकाल। और जो फ्रांस है, तो फ्रांस से हमने 2 चीज़ें ली गई है। एक हमारे पास जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, वो लिया गया है, गणतंत्र लिया गया है। रिपब्लिक का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है? वो फ्रांस से लिया गया है। और उसके साथ साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आइडिया है वो भी कहाँ से लिया गया है? वो भी फ्रांस से लिया गया है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो आयरलैंड से लिया गया है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह आकार में सबसे छोटा है? जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में हमारे पास सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी वरुण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। जो बुध हमारे पास जो बुध है, ये हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है, ये सबसे नज़दीक का ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है। और जो बृहस्पति है, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। और जो सबसे दूर हमारे ग्रह है, उसमें कौन सा सबसे दूर ग्रह है? वो हमारे पास वरुण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो रविंद्रनाथ टैगोर से हमारे पास एचपी टेट में हमेशा ही आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ए 1908 में, बी 1911 में, सी 1913 में, डी 1919 में। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 1913 में। जो हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको कब हमारे पास नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो इनको नोबेल प्राइज़ 1913 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? इन्होंने एक अपनी प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि। कौन सी रचना है? गीतांजलि। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कब लिखी गई थी? जो 1911 में लिखी गई थी। और 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और गीतांजलि में 103 पोइमें हैं। कितनी पोइमें हैं? 103 पोइमों का एक संग्रह है, जिसके कारण एक बुक का नाम क्या पड़ा? वो गीतांजलि है। और 1919 में इनको जब नाइटहुड की
उपाधि दी गई थी। तो 1919 में इन्होंने जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके संयोग से स्थापित किया गया था? तो आपको पहली बात यह पता होना चाहिए कि दुर्गापुर प्लांट कहाँ पर है। तो दुर्गापुर प्लांट हमारे पास पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर स्थित है दुर्गापुर प्लांट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दुर्गापुर प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जो दुर्गापुर प्लांट है ये किसके संयोग से लगाया गया था? ए ब्रिटेन, बी जापान, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की सहायता से ही 1959 में, कब 1959 में जो पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर है वहाँ पर स्टील प्लांट लगाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये कब लगाया गया था। ये 1959 में लगाया गया था। और कहाँ पर लगाया गया था? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगाया गया था। और यहाँ पर क्या बनाया जाता है? यहाँ पर रेल के जो पहिए होते हैं, आपने देखा होगा जो रेलगाड़ी के पहिए हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? वो दुर्गापुर स्टील प्लांट में बनाए जाते हैं और कुल्हाड़ियाँ वहाँ पर बनाई जाती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा साझा करते हैं? तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट के साथ उनकी सीमा लगती है? ए 7, बी 8, सी 6, डी 9। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9। जो भारत के 9 स्टेट है वो अपनी जो सीमा रेखा है वो किसके साथ साझा करते हैं? ओशन के साथ साझा करते हैं हमारे पास। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गुजरात आ गया, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद हमारे पास गोवा आ गया, गोवा के बाद हमारे पास कर्नाटका आ गया, कर्नाटक के बाद केरल आ गया, केरल के बाद तमिलनाडु आ गया, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा आ गया, ओडिशा के बाद हमारे पास पश्चिम बंगाल आ गया। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 9 स्टेट हो गए। तो 9 स्टेट में जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है समुद्रों के साथ वो कौन सा है? वो हमारे पास गुजरात है। गुजरात की जो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? समुद्र के साथ लगती है। और सबसे कम जो रेखा है वो किसके साथ लगती है? कौन से स्टेट की लगती है? तो वो गोवा है। गोवा की सबसे कम रेखा हमारे पास समुद्र के साथ लगती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए कि जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले किस कंट्री में शुरू हुई थी? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी यूएसए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। 1500 ईस्वी में सबसे पहले हमारे पास औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। और कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रिड का एक नेटवर्क है। ग्रिड एक नेटवर्क है तो वो किस चीज़ का नेटवर्क है? ए अक्षांशों के समानांतर और देशांतरों के यमुनोत्तर का, बी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, सी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षांशों के समानांतर और देशांतर रेखाओं का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अक्षांश होते हैं वो उनकी जो रेखा होती है वो किस तरफ को होती है? वो इस तरह से होती है, लैटिट्यूड में होती है। और इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि इसी तरह की जो रेखाएं हैं वो हमारे ग्लोब पे आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको अक्षांश कहा जाता है। और जो देशांतर होते हैं वो किस तरह के होते हैं? वो लॉन्गिट्यूड में होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड में आपने इस तरह से देखा होगा कि हमारे मैप के ऊपर भी इस तरह की जो रेखाएं बनी होती है। तो इनके बीच का जो ये वाला स्पेस होता है, ठीक है, जो ये स्पेस होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जो फैक्ट है ये बच्चों को पता नहीं होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से जुड़े हुए हैं। जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो किसके बीच में जुड़े हुआ है? ए जिब्राल्टर, डब्ल्यू मंडल, बी पनामा भूमंडल मध्य, सी स्वेज नहर, डी मलक्का जल डब्ल्यू मंडल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास पनामा
भूमध्य मंडल। जो पनामा मंडल है ये किसके बीच में है? जो पनामा स्ट्रेट है वो किसके बीच में है? तो पनामा स्ट्रेट हमारे पास उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। और जो जिब्राल्टर है ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। किसके बीच में है? अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। और जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल के बारे में आपको पता होगा, ये हमारे पास एशिया में है। और ये एशिया में जो बीच वाला पार्ट है एशिया और अफ्रीका के बीच में है। और वो उसके बीच में पूछा जाता है कि ये किसके बीच में है? तो ये हमारे पास एशिया और अफ्रीका के बीच में है। जिब्राल्टर किसके बीच में है? जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि जिब्राल्टर किसके बीच में है, पनामा किसके बीच में है, स्वेज कैनाल कहाँ पर है, और मलक्का जो हमारे पास जल डब्ल्यू मंडल है ये कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारी आज का वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक का सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।